गुड इवनिंग। हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट का मॉडर्न हिस्ट्री में मेन गांधीयन एरा पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अगर इंडियन नेशनल मूवमेंट को देखें जो आज़ादी की लड़ाई हुई, उसमें अगर मॉडर्न जमाने में अगर गांधी जी के सिर्फ हाफ गांधी जी को पढ़ ले तो लगभग हाफ इंडियन नेशनल मूवमेंट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे गांधी जी जिस जिस मूवमेंट से रिलेटेड थे या उनके लाइफ का क्या साइकिल था वो हम लोग यहाँ पे बताने जा रहे हैं। ये पूरा नहीं है, थोड़ा और बचा है, उसको बस इसके जस्ट पार्ट में अगले पार्ट में करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्टिंग से देखें महात्मा गांधी के बारे में, और महात्मा गांधी देखेंगे इट मींस हाफ लगभग इंडियन मूवमेंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा इतने से। तो कल हम लोग पूरा महात्मा गांधी का करके और फिर जो बचा खुचा टॉपिक है उसको भी कर लेंगे। इससे हमारा 2 चैप्टर एंड होने वाला है एक साथ। तो गौर कीजिएगा, सबसे पहले महात्मा गांधी का, आप जानते हैं हम लोग इनको फादर ऑफ नेशन बोलते हैं, और ये फादर ऑफ नेशन सबसे पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने बोला था महात्मा गांधी को। आपसे कितनी बार पूछा जाएगा हु टोल्ड या हु कॉइन्ड द नेम फादर ऑफ नेशन टू महात्मा गांधी, तो किसने दिया ये नाम? सुभाष चंद्र बोस। ये बापू ऐसे गांधी जी को विंस्टन चर्चिल जो कि इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम में 1939 से 45 के टाइम में, उसने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर भी बोला था, हाफ नेक्ड सेंट। ठीक है, ये सब भी बोला, लेकिन आपको मेन हम लोग फादर ऑफ नेशन बोलते हैं, ये सुभाष चंद्र बोस का दिया हुआ। तो हम लोग देखते हैं एम के गांधी मोहनदास करमचंद्र गांधी के बारे में। 2 अक्टूबर 1869 को ये जन्म लिए पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ पे? गुजरात में। कौन सा एरिया? काठियावाड़। अगर आप गुजरात के मैप को देखोगे तो गुजरात का मैप कुछ ऐसा लगता है। ठीक है, गुजरात का मैप आपको कुछ ऐसा दिखता है, होता है कुछ इस तरीके से, इसका मुंह जैसा बना हुआ सा ये आपको लगता है। तो जो ये वाला तट है, यहाँ से पाकिस्तान है, पाकिस्तान से लेके इस जगह तक का ये जो समुद्री तट है इसको बोलते हैं कच्छ कोस्ट। कौन सा कोस्ट? कच्छ का कोस्ट। और यहां से लेके कंटिन्यू जब तक मुंबई नहीं है तो इसको बोलते हैं काठियावाड़ का कोस्ट। कौन सा कोस्ट? काठियावाड़ का कोस्ट। और ये निचले पार्ट को बोलते हैं सौराष्ट्र। ये जो निचला हिस्सा है गुजरात वाला इसको बोलते हैं सौराष्ट्र, और अपर पार्ट का नाम कच्छ। इधर देखो ध्यान से, उधर नहीं देखो। ठीक है, तो ये गुजरात का लोअर पार्ट को हमने बोला सौराष्ट्र, और इस तट को बोलते हैं कौन सा कोस्ट? काठियावाड़ कोस्ट, काठियावाड़ तट। और ऊपरी तट को बोलते हैं कच्छ का तट, और इस क्षेत्र को भी बोलते हैं कच्छ। कोई दिक्कत नहीं? ओके। तो 2 अक्टूबर 1869 को ये जन्म लिए पोरबंदर गुजरात में। वो जो एरिया था वो कौन सा था? काठियावाड़। पोरबंदर उस समय एक प्रोविंस था, एक छोटा सा राजवाड़ा था, वहां पे एक छोटे राजा के मतलब रियासत। मैंने आपको कल परसों ही पढ़ाया था कि 565 इंडिपेंडेंट किंगडम हुआ करता था अंग्रेजों के टाइम भी, जिसको हम लोग प्रिंसली स्टेट बोलते थे। उसमें से 562 हमारे में मिल गई। अब देखिए 1883 तक नॉर्मल इनकी पढ़ाई राजकोट वगैरह में हुई। 1883 में इनकी शादी हो गई कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी डेथ की है 1944 में। कस्तूरबा गांधी कब डेथ की? 1944 में। गांधी जी को तो मारा गया था 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को। ये ध्यान रहेगा आपके। अब 1888 से 1891 तक ये मैरिज के बाद ये वकालत करने के लिए चले गए। कहां पे? इंग्लैंड। 3 साल का वकालत का कोर्स था और ये इंग्लैंड चले गए। 22 साल के एज में 91 तक इनका जो एज है 22 साल हुआ। 22 साल की एज में इनको बैरिस्टर बना दिया गया, मतलब वकील हो गए। अब ये कहीं पे भी अपना वकालत स्टार्ट कर सकते थे, प्रैक्टिस कर सकते थे। जैसे आप सुनते हो मेडिकल का टर्म, जब मेडिकल में पहले एमबीबीएस करने के साथ ही इनको डॉक्टर का मिल जाता था उपाधि, वो कहीं पे शुरुआत कर सकते थे, ऑपरेशन करना ये सब कर सकते थे। लेकिन आजकल क्या होता है, एमबीबीएस पे आप सीधे डॉक्टर नहीं बन सकते, आप लिख नहीं सकते जब तक आप उसमें आगे पीजी नहीं करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे 4 साल का बीटेक करने के बाद इंजीनियर लिख सकता है इंसान, लेकिन अब अगर आप देखें डॉक्टर में तो 5 साल में एमबीबीएस करेगा तो सिर्फ एमबीबीएस के बाद आप वो डॉक्टर बन सकता है क्या? नहीं, उसको प्रैक्टिस नहीं कर सकता, उसको 2 साल का पीजी करना पड़ेगा। तो वैसे वकालत में पहले 3 साल में अगर कोई अच्छे से करता था तो उसको उसी में प्रैक्टिस का मिल जाता था। तो गांधी जी को 3 साल पढ़ने के बाद इनको बैरिस्टर का उपाधि मिल गया। कितने एज में? 22 इयर्स के एज में, 22 साल की एज में। 1869 से अगर आप जोड़ोगे 91 तो कितने साल आएगा? 22 इयर्स। 1891 से 93 इन्होंने वकालत का प्रैक्टिस किया राजकोट। ये जो सौराष्ट्र बाबू था, सौराष्ट्र का एरिया, इसमें सबसे बड़ा शहर है राजकोट।
ठीक है, राजकोट से ही हमारे रविंद्र जडेजा, चेतेश्वर पुजारा, ये सब जो प्लेयर है ये सब राजकोट के हैं। तो ठीक है, राजकोट में ये वकालत शुरू की है, लेकिन उतना सक्सेसफुल नहीं रहे। तो एक आदमी थे शेख अब्दुल्ला करके नेम था, उन्होंने इनको बोला कि साउथ अफ्रीका में भारतीय लोग काम करने के लिए गए हैं और वहां पे भारतीयों के साथ बहुत ज्यादती होता है, वहां पे अंग्रेज भारतीयों को बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं। किनको बोला? गांधी जी को। तुमको एक अच्छा पैसा मिलेगा, तुम वहां वकालत करने चलो, बहुत बेहतर रहेगा। गांधी जी ने इस बात को माना और 1893 में ये इंडिया छोड़ के कहां चले गए? साउथ अफ्रीका चले गए। अगले 22 साल ये रहेंगे साउथ अफ्रीका। जब ये जा रहे थे वहां साउथ अफ्रीका तो 23 साल के थे, जाने के टाइम में लगभग 23 एंड हाफ ईयर्स के लगभग के थे। और जब ये वहां साउथ अफ्रीका में अगले कितने साल रहने वाले हैं? 22 साल वहां पर रहे। 1893 से 1915 तक ये रहे। इस बीच में गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी के साथ आपको पता है एक घटना हुई थी कि उन्होंने फर्स्ट क्लास मतलब टिकट लिया था और ये बैठ गए थे उस डब्बे में, तो अंग्रेजों ने उनको उठा के बाहर फेंक दिया था कि तुम इंडियंस या फिर ब्लैक पीपल, ये लोग हमारे साथ कैसे ट्रैवल कर सकते हो, तुम्हारे पास टिकट है तब भी तुम नहीं जा सकते। गांधी जी को तो ये चीज बहुत बुरा लगा, और कभी भी कोई जिद्दी इंसान ही कुछ लक्ष्य पा सकता है। गांधी जी को ये जिद चढ़ा। जिद बहुत जरूरी है किसी भी चीज का। गलत हो जाए तो भी सही, गलत होगा तब भी तुम अपना सपना पाओगे, और सही करोगे तब भी, लेकिन पॉजिटिव अगर जिद हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। गांधी का जिद था, उन्होंने बोला तुमने मुझे आज ट्रेन के डब्बे से फेंक दिया, आओ मैं तुम्हें इंडिया में देश से बाहर निकल के फेंकूंगा। और ये जिद था एक लिमिट तक करते करते कि उन्होंने लास्ट में फाइनली सच में क्या किया? अंग्रेजों को खदेड़ दिया यहाँ से। अलग तरीका था इनका। वहीं साउथ अफ्रीका में 1906 में पहली बार गांधी जी सत्याग्रह नाम का तरीका अपनाए। इनका कहना था कि अगर तुम सच्चे हो और तुम सही कारण के लिए मांग कर रहे हो तो तुम्हें हिंसा करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा मांग जायज है और तुम सही चीज के लिए डिमांड कर रहे हो तो तुम्हें हिंसा करने की जरूरत नहीं है। तुम बस जो ऑपरेसर है, जो दमनकारी है, जो तुम पे प्रभाव डाल रहा है, उसको मांगो। एक दिन उसके कॉन्साइंस अंतरात्मा में जवाब देगा और वो आपको वो चीज प्रोवाइड करेगा। गांधी जी इसको सबसे पहली बार सत्याग्रह को 1906 में साउथ अफ्रीका में अपनाए, और सच में ऐसा हुआ कि भारतीयों को कुछ राइट मिल गया। गांधी जी उस जगह के लिए फेमस हो गए। गांधी जी रसा के एक लियो टॉलस्टॉय थे, लेखक थे, उनके विचारों से बहुत प्रभावित थे। इसीलिए उन्होंने जो साउथ अफ्रीका में जहां वो रहते थे उस आश्रम का नेम उन्होंने टॉलस्टॉय आश्रम रखा। क्या रखा? टॉलस्टॉय आश्रम। साथ में और भी राइटर्स की ये बुक वगैरह पढ़ा करते थे। तो गांधी जी 1915 तक वहां रहे। इस बीच में वह बहुत पॉपुलर हुए, एक ऐसे वकील के रूप में फेमस हुए जो बिना किसी हथियार के अपनी बात मनवा लेता था, जिसको आप सत्याग्रह बोलते हैं। सत्य के लिए आग्रह। अगर सच है तो हमको आग्रह करना पड़ेगा, हमें लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसीलिए कितने बार लोगों ने इनके लिए बोला भी कि जब भारत कभी आजाद होगा तो लोग यकीन नहीं कर पाएंगे कि भारत में एक ऐसा भी आदमी था जो हार मांस का बस पुतला था, इतना दुबला पतला सा आदमी कि शरीर में ताकत नहीं था, और वो सिर्फ अपनी वाणी से, अपने बोलचाल के तरीके से धीरे धीरे करके भारत को आजाद करवा लिया। लोग यकीन कभी नहीं कर पाएंगे। ऐसा गांधी जी के लिए लोग बोलता था। 1915 में गांधी जी 22 साल के बाद वापस आए। ये जिस दिन आए वो 9 जनवरी 1915 था, और इस दिन को 9 जनवरी को हर साल भारत सरकार इंडियन माइग्रेटरी डे मनाता है। माइग्रेशन आप समझते हो, काम की तलाश में, खाने की तलाश में, पढ़ाई की तलाश में अपने घर को छोड़ के किसी दूसरे नए एरिया में जाना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइग्रेशन। तुमने बचपन में या छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा साइबेरियन क्रेन के बारे में, जो माइग्रेशन करता है, एक से दूसरी जगह पे जाता है, रसा से साइबेरिया के इलाके से हमारे इंडिया पहुंच जाता है जब ठंडा बहुत ज्यादा होता है। पढ़ा है आपने साइबेरियन क्रेन का? तो वैसे गांधी जी एक तरह से क्या थे? माइग्रेटरी थे। ये यहाँ से अफ्रीका गए क्या करने के? माइग्रेशन था। लेकिन फिर ये वापस आए, तो जिस दिन ये वापस आए उसी डे को हम लोग इंडिया में क्या मनाते हैं? इंडियन माइग्रेटरी डे। और इस दिन एक अच्छी खासी मीटिंग होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। जो भी लोग हमारे भारत को छोड़ के दूसरी जगह बस गए हैं उनको व्यापार के लिए, भारत में बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए न्योता दिया जाता है, उनसे बातचीत की जाती है। तो 9 जनवरी को हमारे यहाँ हर साल मनाया जाता है कौन सा डे? माइग्रेटरी डे, इंडियन माइग्रेटरी डे। और 12 जनवरी को आज कौन सा डे है? नेशनल यूथ डे, स्वामी विवेकानंद का बर्थडे। ठीक है, अब देखिए ये इंडिया आए। अब यहां से भी एक क्वेश्चन लोगों से पूछता है कि गांधी जी सबसे पहली मीटिंग, सबसे पहली बार पब्लिक से रूबरू कहाँ हुए?
तो ये 1916 में BHU बना था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में बना। सबसे पहली बार गांधी जी वहीं के लोगों को संबोधन करने गए थे। कहाँ पे? BHU में। मदन मोहन मालवीय BHU को बनाने वाले थे, उन्हीं के पास गांधी जी संबोधन करने गए थे, उनसे बातचीत करने, लोगों से बातचीत करने गांधी जी 1916 में पहली बार हुए। गांधी जी 1916 में जो कलकत्ता में सेशन हुआ, कांग्रेस की बैठक हुई, वहां गए। वहां पे एक गरीब, बहुत कमजोर, असहाय किसान उनसे मिले, जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला। क्या नाम? ये हमारे बिहार के चंपारण के क्षेत्र में थे। आज चंपारण का एरिया दो चंपारण है, वेस्टर्न चंपारण और ईस्टर्न चंपारण। यहाँ से राजकुमार शुक्ला गए थे और ये गए, गांधी जी से मिले। इन्होंने बोला कि जैसे आपने अफ्रीका में लोगों को वहां पे बिना कोई लड़ाई लड़े जीत दिला दी, समझिए कुछ अधिकार दिलवा दिया, वैसे ही हम लोग नील का खेती करके बहुत परेशान है। इंडिगो एक कैश क्रॉप था, सीधे बिकता था, आप खेत में किए बिकेगा। लेकिन इंडिगो लगाने के बाद धीरे धीरे खेत क्या होता था, बंजर हो जाता था। लेकिन अंग्रेजों ने एक तरीका अपना रखा था कि अगर आप 1 बीघा खेती करते हैं तो उसमें 3 कट्ठा आपको क्या लगाना पड़ेगा? इंडिगो लगाना पड़ेगा। इसको बोलते थे 3 कट्ठिया प्रथा। 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, 20 में से आपको 3 कट्ठा क्या लगाना है? इंडिगो लगाना है, नील का खेती करना है। ये अंग्रेजों ने उस एरिया में बोल रखा था। लेकिन किसान बहुत ज्यादा इससे पीड़ित हो रहे थे, खेत बंजर हो रहा था, फसल उतनी अच्छी नहीं हो रही थी। इसलिए किसानों ने बहुत आशा लेके राजकुमार शुक्ला को भेजा था कि आप जाइए और गांधी जी को लेके आइए। राजकुमार शुक्ला से जब गांधी जी मिले तो गांधी जी ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। इससे पहले भी गांधी जी को राजकुमार शुक्ला ने लखनऊ में जो बैठक हुई थी कांग्रेस की, उसमें भी उनको बोला था। जब कलकत्ता में दोबारा उन्होंने बोला तो गांधी जी ने मना किया। राजकुमार शुक्ला ने बोला कि मैं आखिरी उम्मीद था, लोगों ने बहुत मुश्किल से मुझे यहाँ तक का टिकट का भी पैसा दिया, अब मेरे पास कोई उम्मीद नहीं है तो हमारे यहाँ के लोग तबाह हो जाएंगे। तब गांधी जी को लगा यार चल जाते हैं, क्या दिक्कत है। गांधी जी वहां से आए, पटना गए, पटना से गांधी जी मुजफ्फरपुर गए, वहां से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, ये सब गांधी जी के साथ गए और सब के सब पहुंचे चंपारण में। वहां पे इन्होंने वो आंदोलन किया, चंपारण सत्याग्रह। और बाद में वहां का जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था उसने बोला कि ठीक है, अब किसान बाध्य नहीं है, किसान पे कोई फोर्स नहीं है कि वो 3 कट्ठा में नील का खेती करे। इसे ही हम लोग बोलते हैं चंपारण सत्याग्रह। ये पहला सत्याग्रह था जहां पे गांधी जी ने सविनय अवज्ञा करवाया था। सविनय अवज्ञा मतलब अंग्रेजों का बात नहीं मानना। आप आगे पढ़ोगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब अंग्रेजों का हम बात नहीं मानेंगे। गांधी जी ने यहाँ किया, बाद में चंपारण सत्याग्रह सक्सेसफुल हुआ। अब गांधी जी रातों रात समझो स्टार बन गए। एक तो लोग पहले भी जानता था इनको कि ये बहुत अच्छा काम अफ्रीका में करके आए, दूसरा यहाँ पे चंपारण का, तो गांधी जी बड़े फेमस हुए। फिर गांधी जी 1916 में ही उन्होंने राजकोट और पोरबंदर छोड़ के अहमदाबाद, जो कि साबरमती नदी के किनारे है, शहर से दूर उन्होंने अहमदाबाद के पास ही गांधीनगर, मतलब वहां पे एक आश्रम बनाया, साबरमती आश्रम, जहां पे ये रहने लगे। जब गांधी जी वहां गए तो कुछ उनसे अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स, अहमदाबाद में कॉटन का बहुत सारा मिल है, इसको इंडिया का हम लोग मैनचेस्टर बोलते हैं। पुराने, अगर आप मेडाइवल हिस्ट्री में 1914 के पहले, ये मॉडर्न इंडिया में 1914 के पहले चले जाइए तो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा कपड़ा जो बनता था वो बनता था मैनचेस्टर इंग्लैंड में, कपड़े का फैक्ट्री था। ठीक उसी तरीके से, और ये स्पेशल मैनचेस्टर में मैक्सिमम जो काम होता था वो कपड़े का होता था। ठीक वैसे इंडिया का एक ऐसा शहर जहां सबसे ज्यादा कपड़े का उद्योग लगा हुआ था, सिर्फ कपड़े के लिए मेन फेमस था, वो शहर कौन था? अहमदाबाद। अभी भी मुंबई में ज्यादा कॉटन मिल है, लेकिन मुंबई सिर्फ कॉटन के लिए फेमस नहीं है, और भी फैक्ट्रीज है वहां पे, रिफाइनरी है, पोर्ट है, एयरपोर्ट है, ये सब। लेकिन अहमदाबाद सिर्फ और सिर्फ किसके लिए फेमस है? कपड़े के लिए, कॉटन के कपड़े के लिए। इसलिए हम लोग अहमदाबाद को इंडिया का क्या बोलते हैं? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। क्यों मैनचेस्टर क्यों था? क्योंकि मैनचेस्टर में सबसे ज्यादा होती थी क्या चीज? कॉटन, कपड़े का उत्पादन। ये उत्पादन तो नहीं, फैक्ट्री वहां पे था, जो फिनिश्ड गुड्स था, फिनिश्ड कपड़ा था, वही बनता था। अब देखो, इंडिया में 3 मैनचेस्टर लोग बोलते हैं। ऑल ओवर इंडिया का मैनचेस्टर अहमदाबाद। अगर नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर बोले, उत्तरी भारत में जहां सबसे ज्यादा कपड़ा का मिल है वो कानपुर। नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर कौन? और साउथ इंडिया का मैनचेस्टर कौन है? कोयम्बटूर। ये पड़ता है तमिलनाडु में, इसको बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कानपुर यूपी में, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद गुजरात में, और मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट, पूर्वी साइड का मैनचेस्टर बोलते हैं आज के जमाने में जापान में एक शहर है ओसाका। क्या नाम?
यहाँ पे अभी सबसे ज्यादा कपड़ा का मैन्युफैक्चरिंग होता है। कोई दिक्कत इतने में आपको? तो अहमदाबाद में मिल वर्कर्स थे, इनसे 15-15 घंटे काम लिया जाता था, इनकी स्थिति बहुत खराब थी। तो इन्होंने गांधी जी से बोला कि आप हमारे लिए भी कुछ कीजिए, और अहमदाबाद के कॉटन मिल वर्कर्स ने गांधी जी के साथ मिलकर फरवरी के महीने में, फरवरी 1918 में हड़ताल किया, भूख हड़ताल किया। बाद में मिल मालिक तैयार हुए, उन्होंने मजदूरी भी बढ़ाई, वर्किंग आवर भी घटाया और स्थिति थोड़ा सा बेहतर किया, जिससे कि मजदूर वहां पे बेहतर तरीके से काम कर सके। 3 चीज उन्होंने दिया। सबसे पहले इनकम को, मतलब वेजेज, मजदूरी को बढ़ाया। दूसरा, मजदूरी का समय जो था वो घटाया, पहले 15 घंटे 16 घंटे काम होता था। और तीसरा, उनके लिविंग कंडीशंस को बेहतर किया, कुछ रशियन रिवॉल्यूशन जैसा था। मार्च 1918 में खेड़ा, ठीक अगर मैप पे आप अहमदाबाद देखोगे, अहमदाबाद गुजरात के जस्ट नीचे पड़ता है खेड़ा। यहाँ पे वो अकाल टाइप का आ गया था, बारिश कम हुई थी, फसल अच्छी नहीं हुई, कम फसल हुई, तो किसान चाहते थे कि लगान मतलब टैक्स में कुछ माफी राहत मिल जाए, लेकिन अंग्रेज देने को तैयार नहीं थे। तो ऐसे में खेड़ा में गांधी जी ने सत्याग्रह किया। यहाँ पे इन्होंने अंग्रेजों से आग्रह किया, लास्ट में ये भी सक्सेसफुल हुआ। अब 3 लगातार आंदोलन 1917 में, 18 फरवरी में, 18 मार्च में, मार्च से लेकर वो जून तक चला। 3 लगातार आंदोलन फेमस, वो भी बिना कोई लड़ाई झगड़ा के, वो भी अंग्रेज बात मान ले रहा है। बहुत बड़ी बात थी कि नहीं इसमें? जब अंग्रेज पीट रहा था हिंदुस्तानियों को, जबरदस्ती घसीट रहा है, आपको कोई राइट्स नहीं दे रहा है, उसमें 3 आंदोलन कोई आदमी आया और सक्सेसफुल पे सक्सेसफुल लेते जा रहा है। ठीक है, ये तो कबड्डी का वो सक्सेसफुल रेड वाला हिसाब हो गया, वैसा करते जा रहे। तो गांधी जी बड़े पॉपुलर हुए। 1919 में अंग्रेजों को लगा कि भारतीय कुछ ज्यादा ही उपद्रव फैला रहे हैं, ये लोग धीरे धीरे करके आंदोलन करने को तैयार हो रहे हैं। ऐसे में अंग्रेजों ने क्या किया, उन लोगों ने हमारे इंडिया में एक नया कानून लाया जिसको बोलते हैं रॉलेट एक्ट। इस एक्ट के तहत था, अगर 2 से ज्यादा इंडियंस एक जगह पे पकड़े गए तो सरकार उनको पकड़ के जेल में बंद कर सकता था और उन पे आरोप लगा सकता था कि ये सरकार के खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच रहे थे। ठीक है, 2 से ज्यादा भारतीय पकड़े जाने पे, और उनको अंग्रेज तब तक जेल में रख सकते थे जब तक कि उनका दिल चाहे, जब तक उस पर ट्रायल चाहे। इसको बोलते थे ना अपील, ना दलील, ना वकील। मतलब आप उससे विनती नहीं कर सकते, आप कोर्ट में जाके अर्जी नहीं दे सकते, और ना आप कोई वकील हायर कर सकते जो आपके सपोर्ट के लिए लड़े। इसको भारतीयों ने काला कानून कहा। कैसा कानून? और इंडियंस इसके खिलाफ खड़े हुए। ऐसे में गांधी जी ने बोला कि सत्याग्रह करना पड़ेगा, अंग्रेजों से बोलना पड़ेगा कि ये गलत कर रहे हैं आप, और रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट हुआ। ये जनरली 1918 में ही था। 1918 से 1918 में स्टार्ट हुआ। और कब? अप्रैल के महीने में, 6 अप्रैल 1918 को ये स्टार्ट हुआ। कौन सा? सॉरी 19 को, 6 अप्रैल 1919 को हुआ। 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट हुआ। नतीजा, देश में जगह जगह बंद होने लगा, हड़ताल होने लगा। 10 अप्रैल 1919 को 2 बड़े नेताओं को पकड़ लिया गया अमृतसर में। नाम था उनका डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इन दोनों को पकड़ लिया गया। 13 अप्रैल को बैसाखी होता है हर साल। 13 अप्रैल को हर साल लगभग बैसाखी, जैसे हम लोग कैसे मकर संक्रांति मनाते हैं तो 14 या 15 जनवरी को होता है, ऐसे ही ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। कहाँ पे? पंजाब हरियाणा में। तो अमृतसर में बैसाखी था। अमृतसर में एक फेमस मैदान था, बाग था, जिसको जालियांवाला बाग कहते थे। एक ही गेट एंट्री का था, एक ही गेट आउटिंग था। 8 फुट की मात्र चौड़ाई वाली उनकी गली थी उस गेट की, बाकी अंदर में लोग आते थे। मेला वेला हुआ। सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया था। कर्फ्यू मतलब आप बाहर नहीं निकलिए। कैसे? कोरोना में तो आप सब कर्फ्यू समझ गए क्या होता है, समझे जी? नहीं समझे कभी निकल के देखो, 4 डंडा देगा कर्फ्यू। ऐसा आप सब जानते हैं कर्फ्यू क्या होता है। अब उस समय इतना प्रचार नहीं था। आज तो आप सुन लेते हैं न्यूज में, टीवी में, मोबाइल में, तो ये सब आ जाता है। उस समय इतना प्रचार कहाँ था और कहाँ लोग पढ़े लिखे थे, तो कर्फ्यू का मतलब समझते नहीं थे। 13 अप्रैल को कुछ लोग वहाँ जालियांवाला बाग में पहुंच गए। कुछ लोग इस नतीजे से पहुंचे थे कि मीटिंग भी कर लेंगे, आपस में बातचीत भी कर लेंगे। और कुछ बच्चे, बूढ़े, ये सब तो पता ही नहीं था, ये लोग तो मेला घूमने गया था। जनरल डायर नेम का एक आदमी, जो वहाँ का आर्मी का थोड़ा सा हेड था, वो आया अपने सैनिकों के साथ, गेट पे अपनी गाड़ी को लगाया, अपने सैनिकों को फैला के गेट पे खड़ा किया, बिना कोई वार्निंग दिए कि आप लोग निकल जाइए, ये सब सीधे फायरिंग करना स्टार्ट करवा दिया निहत्थे उन लोगों पे। नतीजा ऐसा माना जाता है कि हजारों लोग मरे,
बट 300 से ज़्यादा लोगों के मरने का एक्सपेक्टेशन है। एक कुआं था, जान बचाने के लिए कुछ लोग कूदा उसमें, कुछ लोग और कूदते गया, कुछ लोग और कूदते गया, नीचे वाला ऐसे दब के मरते गया, लास्ट में उसमें भी गोली चला दिया। और जब पूछा गया जनरल डायर से आपने ऐसा क्यों किया, तो उसने बोला मेरे पास गोलियां खत्म हो गई थी, अगर होता तो मैं एक भी ब्लडी हिंदुस्तानियों को जाने नहीं देता। ठीक है, जनरल डायर पे इस जालियांवाला बाग हत्याकांड पे कमीशन बना, हंटर कमीशन, हंटर आयोग, और उस आयोग का काम था कि रिपोर्ट निकालिए जनरल डायर का गलती है कि नहीं। और जनरल डायर को सजा के रूप में क्या मिला, तो बस इंडिया से हटा के उसका ट्रांसफर अफ्रीका के जंगलों में कर दिया गया। इतने सारे लोगों को मारने का सजा, घूमने के लिए आपको जंगल भेज दिया गया। सरदार उधम सिंह थे वहीं पे, उनके परिवार के लोग मरे थे। अभी मैंने आपको बोला कि भारतीय जिद्दी होता है, उन्होंने 1942 में जनरल डायर को इंग्लैंड में मारा, जब वो एक मीटिंग से निकल रहा था। घटना 1919 की है और उसको मारा 23 साल के बाद 1942 में, लेकिन ढूंढ के मार ही दिया। ठीक है, जनरल डायर। तो गांधी जी इससे बड़े दुखी हुए, उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह को स्टॉप किया। अब आज यहीं तक रहने देता हूँ, कल यहाँ से फिर आगे, कल पूरा गांधी जी का एंड हो जाएगा। जय हिंद।